14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के अलार्म का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के थेन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर प्लेन ने उड़ान भरी। उस समय इस पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सहित 121 पैसेंजर सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हेंस जर्गर मंड्रेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय टेम्पोस चार्लम्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एनडीआर प्रोमो कमाल संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक एक अलार्म बजने लगता है और जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉम्प्लिकेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वो इसलिए कि टेक ऑफ कॉम्प्लिकेशन अलार्म तब बजता जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म का बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ ही नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने एटीसी से संपर्क करके उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉम्प्लिकेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को यह सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ तेजी से बजना स्टार्ट कर देते और इन अलार्म्स की आवाज के कारण एटीसी तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देख करके प्लेन में अफरा तफरी का आलम मच गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑटोमेटिक मार्क्स नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट्स बार-बार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपनी दिक्कतें बताने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और कुछ ही देर बाद ही एटीसी से प्लेन का पूरी तरीके से कनेक्शन टूट ही जाता है। इसके बाद भी एटीसी ने प्लेन से बार-बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। आमतौर पर प्लेन को इस रूट पर 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट तक पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसके बाद 9:34 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिवीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी के आशंका के चलते ग्रीस अधिकारी ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट विमान को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने प्लेन को आखिर ढूंढ ही लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते विमान के बहुत करीब आ गया था, यह देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेहोशी की हालत पर बैठा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया, पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 पायलट्स के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर्स ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर्स की तरफ से उनको कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड बाद ये शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा कर स्थिति को जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा हुआ वह शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे ही प्लेन के राइट इंजन ने काम करना भी बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरीके से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटिको की पहाड़ी में जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के बाद 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों एक बार महसूस कीजिए उस पल को। 121 लोगों से भरा ये प्लेन पहाड़ से जब टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने इन लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। फ्रेंड, इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 की क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरफ फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढकर निकाला गया, लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तब चौंका देने
वाली बात सामने निकल कर आई। दरअसल जहाज में मौजूद सभी ज्यादातर लोगों की प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मौत हो चुकी थी। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब लोग क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तब 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास रहा। तो दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत पर एक व्यक्ति का जिक्र किया, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो। जी हाँ, वो एंड्रियास प्रोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडे मेडे करके मदद की गुहार की थी। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बाद भी इस प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जाने में सक्षम रहे। जब एक्सपर्ट ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तब तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका मेन कारण यह था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर्स को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज का एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता और अगर कभी इस बटन को मैनुअल मोड में किया भी जाए तो कैप्टन या को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 का ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वहाँ इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विसिंग की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके पायलट्स को सौंप दिया था। विमान को उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट को इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी, जिसके कारण विमान में बैठे हुए सभी यात्रियों को धीरे धीरे बेचैनी होने लगी थी। और जब कॉकपिट में बैठे हुए पायलट्स को ये अलार्म सुनाई दिए तब इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार भी इस ओर उनका ध्यान गया ही नहीं कि प्लेन का मैनुअल मोड ऑन है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में अपने आप ऑक्सीजन मास्क नहीं गिरते, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में बैठे क्रू मेंबर और यात्री भी एक एक करके बेहोश होने लगे, क्योंकि प्लेन में लगे हुए मास्क केवल 12 मिनट तक की ऑक्सीजन ही दे सकते हैं और ऑक्सीजन न मिलने के कारण धीरे धीरे सभी लोग दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन के सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक शख्स को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमो। अब आप यही सोच रहे थे कि एंड्रियास प्रोमो आखिर इतने समय तक कैसे जीवित रह गए। आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा ड्राइवर थे और क्योंकि स्कूबा ड्राइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोकने में सक्षम रहते हैं, इसलिए वो अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर न मिलने के कारण अब उनकी हालत भी खराब होने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट पर पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें सफल नहीं हो सके और अंत में प्लेन पहाड़ियों में जा टकराई और सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस घटना की सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार और वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन। कि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही अधिकारियों को नहीं लगता हो, लेकिन असल दोषी उस वक्त के सर्विस सेंटर के लोग ही थे। जब प्लेन सर्विस के लिए गया था और उन्होंने प्रेशराइज बटन को ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में इनको या फिर से उसे ऑटो मोड पर डालना चाहिए या पायलट को अवगत यानी सूचित कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद अगर वो उस दिन ये गलती ना करते तो उन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें प्यार और सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।